नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान के खिलाफ इस्राइल और अमेरिका युद्ध में वहां पर हमला करने के बाद से किस तरीके से अब 10 दिन के बाद पछता रहे हैं और युद्ध को रोकने की कोशिशों में लगे हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका के तमाम जो इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं या फिर जो डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है अमेरिका ने ईरान पर हमला करके। ये इराक और लीबिया जैसे देशों की तरीके से नहीं है, वेनेजुएला नहीं है जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया है। अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों की मार्फत किसी तरीके से युद्ध विराम कराए और युद्ध विराम की कोशिशें शुरू हो गई हैं अमेरिका और इस्राइल की तरफ से। किस तरह से शुरू हो रही हैं इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इधर लगातार हमले जारी हैं अमेरिकी ठिकानों पर, इस्राइल के ठिकानों पर, और युद्ध लगातार खिंचता ही चला जा रहा है। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, सैनिकों का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का रडार सिस्टम पूरी तरीके से गल्फ कंट्रीज में ध्वस्त हो चुका है और उसकी वजह से जहां मन कर रहा है, जिन ठिकानों को टारगेट कर रहा है ईरान, वहां पर वो हमले कर रहा है। ताज़ा तरीन क्या कुछ खबरें हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि आज से पार्लियामेंट का बजट सेशन का दूसरा हिस्सा भी शुरू हुआ है और वहां भी सरकार घिरी नजर आ रही है तमाम मोर्चों पर। उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने के मामले पर भी चर्चा हो रही है। उनको हटाए जाने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है और अब उस पर चर्चा हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या ओम बिरला स्पीकर के पद से हटाए जाएंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं ईरान पर। ताज़ा तरीन जो हमले हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से अब कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान बार बार कह रहा है कि हम अभी इसी रफ्तार से 6 महीने तक लड़ सकते हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, एक तो कल जो है वो अयातुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी जो हैं वो इस्लामिक क्रांति के तीसरे लीडर चुन लिए गए और बहुत जश्न का माहौल कल पूरी रात भर जो था वो ईरान में रहा। जबकि कल ही जो था वो जो यूएस सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उसने चेतावनी दी थी कि नागरिक जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलें, चूँकि हम हमला करने वाले हैं, चूँकि नागरिक क्षेत्रों से यूएस बेसिस पर मिसाइल दागी जा रही हैं। लेकिन वो धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए जनता जो थी वो पूरी सड़कों पर निकली ज़बरदस्त तरीके से और पूरे ईरान में जो था वो जश्न का माहौल रहा। एक तरीके से ये देखने को आया। इधर जो है लेबनानी जो है हिजबुल्लाह, उसने अपने बयान में अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामेनी को इस्लामिक क्रांति के तीसरे लीडर के तौर पर जो उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य और अंसारुल्लाह मूवमेंट के जाने माने लीडर मोहम्मद अल हूथी ने कहा है कि अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामेनी को लीडर के तौर पर चुनना ईरान के सिस्टम की तेजी और एकजुटता को दिखाता है। इधर ज़बरदस्त तरीके से ईरान जो है वो हमले कर रहा है अब इसराइल के ऊपर, और इतने ज़बरदस्त हमले हैं कि अब इसराइल जो वो चिल्लाने लगा है समीर जी। अभी तक तो खबरें छिपाई जा रही थी, कल से स्वीकार करना शुरू कर दिया है इसराइल ने कि अब वो उसकी मार जो है वो ज़बरदस्त हो रही है। और कल फुटेज उसने जारी किए हैं इसराइल ने की जो सीन है IDF उसने, और वो जारी किए हैं कि साहब ईरान जो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है और बहुत क्षति हो रही है। तो यानी जो एक पत्रकार जो वहाँ से लौट कर आए इसराइल से, और उन्होंने यहाँ जो कहा था कि 100 मीटर नीचे जो बंकर बने हुए हैं उनमें भी लोग मारे जा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त ईरान की मिसाइल मार कर रही हैं, उसकी पुष्टि एक तरीके से करता हुआ वहाँ का रक्षा मंत्रालय दिखाई पड़ रहा है। कल इसराइल ने पहली बार स्वीकार किया कि लेबनान के हमले में, हिजबुल्लाह के हमले में उसके 2 सैनिकों की जान गई है, वरना अभी तक ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। इधर समीर जी अब अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है और ये स्वीकार किया है अमेरिका ने कि उसका एक सैनिक जो है वो और शहीद हो गया है। यूएस का सेंट्रल कमांड जो है उसने कहा है कि उसने ट्वीट किया है कि कल रात मिडिल ईस्ट में ईरानी सरकार के शुरुआती हमलों में लगी चोटों की वजह से एक यूएस सर्विस मेंबर की मौत हो गई। सर्विस मेंबर 1 मार्च को सऊदी अरब में यूएस सैनिकों पर हुए हमले की जगह पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कार्रवाई में मारे गए ये 7वें सर्विस मेंबर हैं। बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन जारी हैं। शहीद सैनिक की पहचान उनके परिवार वालों को बताने के 24 घंटे बाद तक नहीं बताई जाएगी। जी,
यानी अभी भी पहचान नहीं बताई जा रही है। पहचान नहीं बताई जा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये स्वीकार करते जा रहे हैं। और अभी कल या परसों ही ईरान के एक सैन्य अधिकारी की तरफ से बयान आया था कि वो धीरे धीरे, IRGC के एक अधिकारी की ओर आया था कि ये धीरे धीरे स्वीकार करेंगे। अगर अभी स्वीकार कर लेते हैं कि वहां पर सैनिकों के हताहतों की संख्या कितनी है तो अमेरिका में विद्रोह हो जाएगा, और यहां बड़े पैमाने पर। और ईरान ने दावा किया है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान गई है, हताहत हुए हैं इस हमले में, क्योंकि तमाम जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी बेस हैं, ठिकाने हैं, ठिकानों का मतलब यह है कि वहां पर जो सैनिक रहते हैं, सैन्य साजो सामान होता है, वहां उन पर हमले किए गए हैं और वो ध्वस्त हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां इतने व्यापक पैमाने पर हमले हुए हैं तो निश्चित तौर पर वहां जनहानि भी हुई होगी और ये तबाह हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो रडार सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जिसकी वजह से ईरान के की मिसाइल्स और ड्रोन जहां चाह रहे हैं वहां हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कहा भी है वहाँ की जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर गालिबफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आयरन डोम नहीं रहा, हम जहाँ चाहें वहाँ हमला कर सकते हैं। हमें अब 12 दिन के युद्ध की तरह उतनी मात्रा में गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम कम हमले करेंगे लेकिन ज़्यादा असरदार और सटीक होंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तोड़ दिया पूरी तरीके से। और समीर जी, ये बात समझ में आ रही है कि उनका रडार जो है सब नष्ट कर दिए हैं अमेरिका के, और इसीलिए अब ट्रंप भी जो है वो पिछले दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर एक तरीके से हो जाए, लेकिन धमकी देने के अंदाज से बाज नहीं आ रहे हैं। और इधर फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से और दूसरे नेताओं की तरफ से ये कोशिशें भी जारी हो रही हैं कि किसी तरह से ईरान को मनाया जाए कि वो सीज फायर को तैयार हो जाए। लेकिन ईरान का स्पष्ट कहना है कि उसने न तो लड़ाई शुरू की है न लड़ाई खत्म करने की वो पहल करेगा, उसके हमले जारी रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विद्रोह भी लगातार, विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कल जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, वो एक CBS न्यूज़ है, उसका एक 60 मिनट्स न्यूज़ मेकर से एक कार्यक्रम होता है, और वहाँ वो पहुँचे तो वहाँ जो काफ़ी लोग जो थे वो उन्होंने ट्रंप का विरोध करना शुरू किया। और जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने ट्रंप की बुराई की। उनका कहना था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने US को एक ऐसे युद्ध में घसीटा जिसमें उसके हिसाब से US के फायदे पहले वाले नहीं थे। इस पर जो पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे काम करते हैं और वह किसे पहले रख रहे हैं, वह अमेरिका है। हेग्सेथ से कहा गया वहाँ उपस्थित लोगों ने कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल कहा कि US की बिना शर्त सरेंडर की मांग एक सपना है जिसे उन्हें अपनी कब्र में साथ ले जाना चाहिए। मेजर गैरेट उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक के बीच बहुत लंबा युद्ध चला, लगभग 8 साल, और उन्होंने उस युद्ध में कभी सरेंडर नहीं किया। और मैं बस सोच रहा हूं कि क्या यह आपके कैलकुलस या प्रेसिडेंट के कैलकुलस में भी शामिल है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उसने 8 साल सरेंडर नहीं किया, 8 साल जंग चली। बिल्कुल, कि आपने आकलन ही कैसा किया था कि ईरान आपसे 2 दिन नहीं लड़ पाएगा, यानी आपको पता ही नहीं चला। दूसरी बात यह कि पिछले साल भी आपने लड़ाई लड़ी, तब भी आपको अंदाजा हो गया था, फिर भी आप युद्ध में क्यों चले गए, युद्ध में अमेरिका को क्यों झोंक दिया गया। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ये भी कहीं से बैकडोर से अमेरिका की कोशिशें हैं कि किसी तरीके से ईरान को मनाया जा सके कि वो अब लड़ाई रोक दे, यानी वो युद्ध विराम पर सहमत हो जाए। क्या कुछ कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, बताते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर पेजेश्कियन से फ़ोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ अमेरिका इसराइल युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को ख़त्म करने के लिए एक डिप्लोमेटिक सलूशन की ज़रूरत पर जोर दिया। ट्विटर पर लिखा है मैक्रों ने कि मैंने इस इलाके के देशों पर ईरान के हमलों को तुरंत ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी असल नाकाबंदी ख़त्म करके नेविगेशन की आज़ादी भी पक्की करनी चाहिए। आखिर में मैंने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की प्रोग्रेस के साथ साथ इलाके में उसकी अस्थिर करने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में अपनी गहरी चिंता दोहराई, जो मौजूदा संकट के मुख्य कारण हैं। इन बुनियादी चुनौतियों से निपटने, बढ़ते तनाव को ख़त्म करने और शांति बनाए रखने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ज़रूरी है। हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मसूद पेजेश्कियन से बात की। वो उन्होंने क्या कुछ बात की वो ब्यौरा दिया है। और इधर
यूरोपियन देश जो और हैं, चाहे वो ब्रिटेन है, स्पेन है, टर्की है, ये सारे देश लगातार अमेरिका से दूरी बनाए हुए हैं। तो अमेरिका कहीं न कहीं एकदम अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है और घरेलू दबाव भी उस पर जबरदस्त है कि आपने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को क्यों झोंक दिया है। बिल्कुल समीर जी, ईरान जो है वो अब अपनी बढ़त बढ़ा रहा है और ट्रंप जो है वो बैकफुट पर आ रहे हैं। अब नेतन्याहू तो एकदम बिल्कुल गायब हैं, सिरे से गायब हैं। हालांकि कल जो थी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ से की अभी तक समझ में नहीं आया है। चर्चा ये चल रही है कि वो लगातार जो है 90% समय जो है वो हवाई जहाज में बिता रहे हैं, ज़मीन पर उतर ही नहीं रहे हैं और कहाँ बिता रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। तो ये घबराए हुए जो है नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन अब पूरी दुनिया में ट्रंप के खिलाफ जो है माहौल बनना शुरू हो गया है। ट्रंप के तमाम सहयोगी जो हैं, यानी अमेरिका के तमाम सहयोगी, वही जो है वो उनकी खिलाफत पर उतरे हुए हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने तो बात की ही है डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से, लेकिन फ्रांस के ही एक पूर्व प्रेसिडेंट हैं, पीएम है डोमिनिक डी विलेपेन, उन्होंने इन हमलों को लेकर इजराइल और यूएस पर बैन लगाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से साफ साफ कहते हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई गैर कानूनी, नाजायज़ और ख़तरनाक है। और डोमिनिक ने मार्च 2026 में ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और इन देशों के खिलाफ प्रतिबंध का आह्वान किया। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने इन हमलों को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हस्तक्षेप अवैध, नाजायज़, खतरनाक हैं और उन्होंने तर्क दिया कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है। इसमें साम्राज्यवादी तर्क की झलक मिलती है, जहाँ बातचीत के बजाय बल को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया जिसमें अवैध युद्धों के लिए जिम्मेदार देशों को आर्थिक हर्जाना देना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से इजराइल के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों की संभावनाओं का उल्लेख किया। ये साफ तौर पर उन्होंने किया। और इन्होंने जो है 2003 में संयुक्त राष्ट्र में इराक युद्ध के खिलाफ फ्रांस का नेतृत्व किया था। इन्होंने मतलब इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में उसका नेतृत्व किया था फ्रांस का। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान में हस्तक्षेप एक जुआ है जो एक बड़े क्षेत्रीय दलदल और वर्षों तक चलने वाले गृह युद्ध में बदल सकता है। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बमबारी रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे सुरक्षा परिषद के ढांचे के भीतर समाधान खोजने की अपील की। ये समीर जी उनकी तरफ से आया है। बिल्कुल, ये फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री है और ये लगातार जो इस्राइल की जो बात हो रही है कि वहाँ किस तरह का नुकसान हुआ है और वहाँ किस तरह से ये जो युद्ध की वजह से नुकसान हो रहा है, उन खबरों को कैसे दबाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन लॉरेंस विल्करसन है अमलेंदु जी, वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी रहे हैं। कल हम लोगों ने इस ब्रेकिंग कार्यक्रम में चर्चा भी की थी। उन्होंने ये CNN टेलीविज़न जो है अमेरिका का, उसका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये वीडियो इजराइल से आया है और इजराइल का ये वीडियो बता रहा है कि किस तरह से तबाही हो रही है इजराइल के शहरों में, खासकर तेल अवीव में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बेन्यामिन नेतन्याहू अपना 90% समय वो जहाज़ पर बिता रहे हैं और कहाँ है, इजराइल में है कि वो कहाँ पर है, कहीं पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद ही ये नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जो बयान आया है उसके विजुअल्स सामने आए। हाँ बिल्कुल, उसके विजुअल सामने आए हैं जब ये उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरीके से जो है वो घूम रहे हैं, लगातार ज़मीन पर उतर ही नहीं रहे हैं। इसके बाद ही ये जो है समझ आए। और समीर जी ये अब कई तरीके से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। लॉयड डॉगेट हैं और ये ऑस्टिन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सीनेटर हैं अमेरिका के। उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अपने से पहले किसी भी दूसरे प्रेसिडेंट के उलट ट्रंप कांग्रेस को बाईपास करते रहते हैं और ईरान के साथ अपनी गैर कानूनी लड़ाई पर हर दिन $1 बिलियन खर्च करते हैं। उन्हें किराने के सामान या डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन अब किसी तरह उन्हें बम बनाने के लिए अरबों डॉलर मिल गए हैं। उनके राज की पसंद की लड़ाई पर गैर कानूनी तरीके से खर्च किया गया हर डॉलर अमेरिकी परिवारों से लिया गया $1 है। ये बहुत साफ तौर पर कहा है। और समीर जी यहाँ आप याद दिला दें कि ट्रंप जैसे ही आए, सबसे पहले उन्होंने वहाँ का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है NIH, उसका फंड
जो रोक दिया जी हाँ। और उसकी तमाम सेवाएं बंद हो गई हैं वहाँ की, जबकि वो सब पूरी दुनिया के लिए था, वो एक काम करता था NIH, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो तमाम रिसर्च होती थी वो उसके अंडर ही होती थी NIH के नेतृत्व में। उसका काम बंद हो गया है, उसकी तमाम वेबसाइट जो है वो अपडेट होना बंद हो गई हैं। तो ये सब वहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ जो है बेगुनाहों को मारने के लिए ये $1 बिलियन जो है वो रोज ट्रंप खर्च कर रहा है, तो इसको लेकर उसकी काफी ज्यादा निंदा हो रही जी है। बिल्कुल, पूरे अमेरिका में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार उनके विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि उनके अपनी पार्टी भी, रिपब्लिकन पार्टी के भी तमाम नेता उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम्स ऑफ इजराइल, एक मीडिया हाउस है जिससे उन्होंने इंटरव्यू लिया है, उस पर उन्होंने बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, उन्होंने कैसे अपने को बचाव किया है। एक बात और भी है, इन सब के बीच में उनकी धमकियां नहीं रुक रही हैं। एक तरफ वो अपने घरेलू राजनीति में फंसे हैं, दूसरी तरफ उन पर वैश्विक दबाव भी है। गल्फ कंट्रीज का जिनके सहारे वो यहाँ ईरान पर हमले कर रहे हैं, उन देशों का भी ये दबाव है कि युद्ध जल्दी खत्म हो, क्योंकि वहाँ की तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। लेकिन ईरान को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं और इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है कि वो ऑपरेशन खत्म करने का आखिरी फैसला सही समय पर लेंगे। उन्होंने और प्रधानमंत्री ने, यानी इस्राइल के प्रधानमंत्री ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ मिलकर काम किया। हमने एक ऐसे देश को बर्बाद कर दिया है जो इस्राइल को बर्बाद कर देता। अब ये इनका पूरा जोर है कि वो या तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लें या उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दें, लेकिन दोनों ही मकसद में शायद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल उस इंटरव्यू में ट्रंप ने उस छोटे से टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो और नेतान्याहू नहीं होते तो इस्लामिक रिपब्लिक इजराइल को ख़त्म कर देता। ईरान, इस्राइल और उसके आसपास की हर चीज़ को ख़त्म करने वाला था। हमने साथ मिलकर काम किया है। हमने एक ऐसे देश को ख़त्म कर दिया है जो इस्राइल को ख़त्म करना चाहता था। वो उस पूरे इंटरव्यू में बार बार यही बात वो दोहरा रहे हैं कि ख़त्म कर दिया। पिछले लगभग एक हफ्ते से दोहरा रहे हैं कि हमने ईरान की जो सैन्य ताकत है उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन सैन्य ताकत ऐसी है कि धुआंधार हमले किए पड़ी है। हाँ बिल्कुल, धुआंधार हमले किए पड़ी है। और जब उनसे सवाल ये पूछा गया समीर जी, मतलब यानी घुटनों पे आना शुरू हो गए हैं और युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता तलाश रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या वे अकेले तय करेंगे कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होगा तो या इसमें नेतन्याहू की भी राय होगी, तो उन्होंने जवाब दिया, जो ट्रंप ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यह इशारा कि मुझे लगता है कि आपसी थोड़ा बहुत है, हम बात कर रहे हैं, मैं सही समय पर फैसला लूँगा, लेकिन हर बात का ध्यान रखा जाएगा। और ये इशारा करते हुए कि नेतन्याहू का इनपुट होगा, लेकिन आखिरी फैसला उनका खुद का होगा। जब ये उनसे पूछा गया कि क्या US के हमले रोकने का फैसला करने के बाद भी इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रख सकता है, तो ट्रंप ने इस थ्योरी वाली बात पर विचार करने से मना किया और कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत होगी। यानी ये समझ रहे हैं कि इजराइल की औकात नहीं है ईरान पर हमला करने की। जो भी वो हमले कर रहा है वो उनकी वजह से कर रहा है। इससे पहले उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इजराइल के, इसहाक हर्जोग, उनको बुरी तरह फटकारा था कि उन्होंने ट्रंप नेतन्याहू को जो है वो माफ़ नहीं किया है और नेतन्याहू को माफ़ कर दिया चाहिए। और इसका जवाब जो दिया था इसहाक हर्जोग ने बहुत ज़बरदस्त दिया था। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार और विश्वासघात के आरोप में मुकदमा चल रहा है, जिनको सजा होनी है। और चूंकि इस समय युद्ध चल रहा है तो इसलिए ये कार्रवाई रुकी हुई है। यानी ये युद्ध रुकेगा तो नेतन्याहू जेल में होगा, ये वहाँ के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया। अब जिस तरीके से तमाम रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं और डेमोक्रेट तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसने एक तरीके से साफ तौर पर जो है नेतन्याहू ने उसने फंसा लिया ट्रंप को, इस युद्ध में झोंक दिया। अब अमेरिका में ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ट्रंप नेतान्याहू के जाल में फंस गए हैं और उन्होंने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है। हाँ बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है कि भाई एक और चीज है अमलेंदु जी, एक और सीनेटर है वहाँ क्रिस मर्फी, उन्होंने भी आलोचना की है और किस तरीके से ट्रंप अपनी जिद में या किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में लगाया हुआ है। वो लिख रहे हैं कि ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने मिडिल ईस्ट में हमारी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। एक स्कूल पर बमबारी एक नाकाबिल गलती और एक डिसैलिनेशन प्लांट पर बमबारी शायद गलती नहीं,
सिर्फ जानबूझकर सिर्फ ईरान के कट्टर लीडरशिप और खतरनाक आतंकवादी ग्रुप्स को और मजबूत करेगी। यानी ये हमले जो हो रहे हैं और ये युद्ध अपराध की श्रेणी में ये हमले आते हैं, उसमें अमेरिका साझीदार बन रहा है। तो ये वहाँ पर ट्रंप की लगातार ये जो गलतियाँ हैं ये उनकी आलोचना हो रही है और तमाम लोग ये आलोचना कर रहे हैं। केवल राजनीतिक लोग ही नहीं बल्कि वहाँ पर आम जनता भी ट्रंप के खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, आम जनता भी ट्रंप के खिलाफ दिखाई पड़ रही है और रोज वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। और ट्रंप इनसे क्या सबक लेंगे ये तो ट्रंप जाने, क्या सबक लेंगे क्या सबक नहीं लेंगे। लेकिन एक बात तो साफ समीर जी समझ में आने लगी है कि ट्रंप का विरोध बढ़ता चला जा रहा है और ट्रंप जो है अब वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इससे निकला जाए। ये साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है समीर जी, और ये किस तरीके से अब ट्रंप निकलने का रास्ता ढूंढते हैं ये देखने में आएगा, लेकिन रास्ता मिल नहीं पा रहा है। और इधर एक और रिप्रेजेंटेटिव है माइक थॉमसन, उन्होंने कहा है कि $5 बिलियन अब तक इस लड़ाई में खर्च हो गए हैं। और ये भी दोनों सवाल है कि एक तो अमेरिकी सैनिकों की वहां जान जा रही है और दूसरे उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है वो ज़बरदस्त है। और इधर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी अमेरिका में एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर ये कीमतें लगातार बढ़ती गई, चूंकि अगर यहाँ पर यह लड़ाई नहीं रुकती है तो निश्चित तौर पर ये बढ़ती जाएंगी, फिर वहाँ स्थिति और बिगड़ने वाली है। और ये ईरान की अगर बात करें तो वहाँ ईरान में मौजूदा जो सरकार है वहाँ पर उसको ज़बरदस्त समर्थन आम लोगों का मिल रहा है। वो लोग भी अब समर्थन, ये तस्वीरें हैं, ये लगातार वहाँ से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं जो सरकार के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। जी, रिपोर्ट भी आई हुई है ईरान से, अपने संवाददाता ने भेजी, उसको भी हम लोग देखें। जब मुज्तबा खामेनी को चुना गया उसके बाद वहाँ क्या माहौल था वो उसमें दिखाया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ तेहरान से हमारे जो साथी हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है मुज्तबा खामेनेई को, यानी जो आयतुल्लाह अली खामेनेई थे उनके बेटे, अब उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है। उसके बाद वहां क्या माहौल था, उनके चुने जाने पर क्या प्रतिक्रिया रही, खामेनेई की मौत के एक हफ्ते बाद उनको चुना गया है, वो देखते हैं उस रिपोर्ट को, क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग और किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त उनके तौहीद मैदान पे हूँ और अभी अभी यहाँ पे ऐलान हुआ है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को नया रहबर चुन लिया गया है और लोगों के अंदर एक खुशी दौड़ गई है ये सुन के कि मुज्तबा खामेनेई को जो है वो अगला रहबर चुन लिया गया है। इस वक्त रात का 1 बजा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं कि खूने की दर रगे माँ हदिये बे रहबर माँ, यानी हमारी रगों में जो खून है वो हमारे रहबर के लिए एक खविया है। और एक बार फिर से यहाँ पे आयतुल्लाह खामेनेई यानी आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब चुन लिया गया है। ये सुन के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश और जज्बा है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये इनकलाब अपने कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये वहाँ पर किस तरीके से लोग खुशियाँ मना रहे हैं मुज्तबा खामेनेई के निर्वाचित होने पर, वहाँ पर सुप्रीम धर्मगुरु निर्वाचित होने पर, और इधर अमेरिका वहाँ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है। एक वह जो एक अखबार है अमलेदू जी, वॉशिंगटन पोस्ट, उसने एक रिपोर्ट की है जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके आधार पर उन लोगों ने चेतावनी दी है कि एक तरीके से एक सांप के बिल में हाथ डाल दिया है अमेरिका ने ईरान पर हमला करके। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह सोचा जा रहा था और उसको कैसे वहाँ पर मतलब कि बिना कोई आकलन किए हुए, बिना ये समझे हुए कि कितना खतरनाक हो सकता है, हमला कर दिया दबाव में आकर नेतन्याहू के। हाँ बिल्कुल, नेतन्याहू के दबाव में आकर हमला कर दिया समीर जी, ये भी है। और नेतन्याहू किस तरीके से अपने को बचाने के लिए और उसने फंसा दिया अमेरिका को, खासतौर से ट्रंप को। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, और उन्होंने कल एक टीवी चैनल के साथ बातचीत की, अमेरिका का एक टीवी चैनल है, उन्होंने कहा कि इजराइल ने बराक ओबामा पर भी ईरान पर मिलिट्री हमले करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा कि इजरायली नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर वाशिंगटन ने मना किया तो वे खुद हमला कर देंगे। यानी नेतन्याहू ने
धमकी जो थी वो इनको बराक ओबामा को भी थी कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो हम हमला कर देंगे ये। तो ओबामा ने युद्ध की मांग यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बेहतर तरीका तुरंत मिलिट्री कार्रवाई के बजाय ग्लोबल बैन के साथ बहुत मजबूत डिप्लोमेसी होगी। और ब्लिंकन ने यह भी बताया कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद अमेरिका लगभग एक ऐसे क्षेत्रीय युद्ध में घुस गया था जब इजरायली अधिकारियों ने झूठी जानकारी दी कि हिजबुल्लाह लेबनान से हमला करने वाला है और पहले से हमला करने के लिए दबाव डाला। ब्लिंकन के अनुसार स्थिति रुकने से पहले वाशिंगटन एक नए संघर्ष के लगभग 30 मिनट के अंदर ही घुस गया था। यानी 30 मिनट के अंदर ही वाशिंगटन यानी अमेरिका जो है वो इस युद्ध में घुस गया था, जिससे नेतन्याहू ने फांस लिया अमेरिका को। लेकिन ओबामा जो थे वो उन्होंने फंसने से इनकार कर दिया था। तो ये सारी चीजें अब अमेरिकी लोगों की तरफ से ही सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अमेरिकी लोगों की तरफ से, अमेरिकी नेताओं की तरफ से, वहाँ के विशेषज्ञों की तरफ से और वहाँ पर जो सिक्योरिटी और जो खुफिया एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये तमाम खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर या तो आपको ये नहीं अगर किसी ने आपको खबर दी है कि कहीं से हमला हो सकता है तो फिर आपकी इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी। और दूसरी बात यह कि अगर आप नेतान्याहू के दबाव में आकर हमला करने को तैयार हो गए, हालांकि नेतान्याहू काफी देर समय से ये दबाव डाल रहे थे और आखिरकार इस्राइल ने हमला कर दिया तो मजबूरी में अमेरिका को आना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और यहां कहीं न कहीं निजी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप घिरे नजर आ रहे हैं। वहां बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। बिल्कुल समीर जी, अभी ये खबर आ रही है कि मिसाइल्स जो हैं वो बरस रही हैं तेहरान से और हिजबुल्लाह की तरफ से, दोनों तरफ से मिसाइल बरस रही हैं ये अभी हाँ इजराइल पर। और ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान और लेबनान से एक साथ इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। इधर आज सुबह बहरीन की जो बाफको रिफाइनरी है उस पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिससे खाड़ी की जो सबसे पुरानी तेल फैक्ट्री है उसके ऊपर धुएं का गुबार छा गया है। कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है उसके मुताबिक इस हमले से आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और इसमें 32 लोगों के घायल होने की प्राथमिक सूचना है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमला हुआ है, कोई 10 मिनट पहले बहरीन की उसमें रिफाइनरी पर। इसमें कुछ विस्तार होता है, कोई और खबर आती है तो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये बिल्कुल, यहाँ लगातार हमले की खबरें आ रही हैं और कहाँ हमले हो रहे हैं, इसराइल पर हो रहे हैं, वहाँ के सैन्य ठिकानों पर और वहाँ जो सुरक्षा के ठिकाने हैं वहाँ, और दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा ठिकानों पर जो तमाम खाड़ी के देशों में मौजूद है। तो अभी बहरीन पर एक और ये हमला हुआ है और इस हमले में एक जो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर ये हमला हुआ है। और हमलों में तमाम नुकसान हो रहा है, चाहे वो अमेरिका को हो रहा है और चाहे वो इजराइल को हो रहा है और ईरान को भी नुकसान हो रहा है। ईरान का नुकसान तो दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ईरान अपने नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर रहा है। यहाँ अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही अपने नुकसान की जानकारी छिपा रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। हालांकि IRGC का कहना है कि नुकसान कब तक छिपाएंगे, आखिरकार उनको ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी, लेकिन अभी अगर दे देंगे तब फिर स्थिति उनके अपने देशों में बड़ी खराब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी ख़राब हो जाएगी और अभी से जो दादागिरी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ना। तो चूँकि दादागिरी कायम करके रखनी है तो दादागिरी जो है वही जो है कायम नहीं हो रही है। और अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा संघर्ष और इसी तरीके से पिटते रहे ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब तो हथियार बिकना बंद हो जाएंगे, ये भी समझ में आ रहा है। और समीर जी इधर जो है एक और फुटेज जो है वो जारी हुआ है और हालांकि हम उसकी अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो फुटेज जारी हुआ है तो उसमें बताया गया है कि कुवैत में फरवानिया गवर्नमेंट के अब्दुल्ला अल मुबारक अल सवा इलाके में एक हमले के बाद एक बिल्डिंग और कई कारों को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मौके के फुटेज में टूटी हुई बिल्डिंग, सड़क पर बिखरा हुआ मलबा और बुरी तरह से डैमेज कई गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। तो ये कुवैत से खबर आ रही है और बहरीन से भी खबर आ रही है और इजराइल से भी अब खबर आ रही है कि हमले लगातार जारी हैं। तो यानी जो गालिबफ जो उन्होंने कहा था वहाँ की ईरानी संसद के स्पीकर कि हम हमले कम करेंगे लेकिन ज़्यादा मारक होंगे क्योंकि हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से हमला हो रहा है और कहां उसका टारगेट है। और हमले जो हो रहे हैं समीर जी वो जबरदस्त हमले हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इजराइल का ही नहीं तोड़ा है, खाली देशों का भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान ने तोड़ दिया है। यानी अब उसके ड्रोन और मिसाइल्स जो हैं वो आराम से जो है घूम रहे हैं खाली के देशों में और इजराइल तक आराम से घूम रहे हैं। इसीलिए उसने अपनी संख्या कम की है, लेकिन जो हमले हैं वो सीधे सीधे लक्ष्य को भेद रहे हैं। वो दरअसल पहले उसका हमले का टारगेट ही था कि यहाँ इनके जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम हो चाहे इधर इनके अमेरिकी रडार हो, सबसे पहले वहीं पर हमला। सबसे पहले उसने सारे रडार ही इनके फोड़े और आयरन डोम फोड़े। जब वो सब फूट
टूट गए, उसके बाद फिर उसने हमले शुरू किए हैं। और वो तो उसने अपने हल्के ड्रोन से ही सब तबाह कर दिए जी। यानी उसका 2000 रुपए का ड्रोन जो है इनके अरबों रुपयों का उसमें फूंक दिया उसने। तो ये बिल्कुल, और ये हमलों की तस्वीरें आ रही है, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ये ईरान में है, राजधानी तेहरान में। वहाँ जब नए धार्मिक नेता का मुस्तफा खामेनेई को चुना गया है, उसकी खुशी में ये दिखाई पड़ रहा है। ईरान में जो तस्वीरें दिख रही हैं, बहुत हम लोग बार बार दिखा रहे हैं, वहाँ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं कि वहाँ शहर में किस तरीके से आम दिनों की तरह चहल पहल है। हमले हो रहे हैं, इजराइल की ओर से लगातार हमले वहां पर किए जा रहे हैं, बावजूद इसके वहां आम जनजीवन का अप्रभावित कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल अप्रभावित है। लेकिन इजराइल में पूरा का पूरा देश ऐसा लग रहा है कि बंकरों में छिपा हुआ है, और कोई तस्वीरें हमले के बाद नुकसान की, अस्पतालों की, कहीं की कोई तस्वीरें आ नहीं रही हैं। और इधर बीच भारत में आज से संसद का सत्र शुरू हुआ है, और सत्र में यहां पर भी मिडिल ईस्ट को लेकर जो भारत की नीति है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उस पर विदेश मंत्री ने बयान दिया है, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। लेकिन अभी ये भी खबर आ रही है कि इराक के एरबिल एयरपोर्ट और यूएस कॉन्सुलेट के पास करीब 5 मिनट के अंतर पर 4 ड्रोन हमले हुए, जिसके जवाब में एयर डिफेंस ने जवाब दिया है। जी समीर जी, ये भी बड़ी खबर आ रही है कि जो इराक में एरबिल एयरपोर्ट है और यूएस का कॉन्सुलेट है, उसके पास करीब 5 मिनट के अंतर पर 4 ड्रोन हमले हुए हैं। अब ये दावा है कि वहाँ एयर डिफेंस ने जवाब दिया है, लेकिन वो कितना उसका नुकसान हुआ है उसकी पुष्टि होगी तो बताएंगे। अभी 5 मिनट पहले की खबर अभी आई है समीर जी। बिल्कुल, तो ये खबर आई है। इस बीच देख लेते हैं, लोकसभा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और वहां पर क्या कुछ कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, वो भी सुन लेते हैं। लेकिन उनकी बातों से विपक्ष जो है इस पूरे मामले में मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को लेकर, मध्य पूर्व को लेकर जो भारत की नीति है, जिस तरीके से भारत इस पूरे प्रकरण में अपने को जिस तरह से रिएक्ट किया है, उस पर विपक्ष नाराज है, और ये जो भारत की विदेश नीति है उससे विचलन बता रहा है। क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। और उसको लेकर तब एक बार आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्योंकि वहां पर उनके बयान से, सरकार के रुख से विपक्ष वो नहीं था और मुतमईन नहीं था, और इसकी वजह से वहां पर कार्यवाही रोकनी पड़ी। सुनते हैं एस जयशंकर ने कहा क्या है। करना चाहता हूँ, नहीं, आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, आपका विषय है। मैं खुद अलाउ करने के लिए, तो आप खुद बोलना भी नहीं चाहते। सदन को जिस समय चाहेंगे, जिस तरह से चलाएंगे। आपको चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ, जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूँ, खुद आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कोई विषय जो है, ये विषय ऐसा है कि इसमें इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदा सहता पे उंगली नहीं उठा सकते, चाहे हम अध्यक्ष से सहमत हो या न सहमत हो। अध्यक्ष को उस कठिन स्थिति में काम करना पड़ता है और पक्षपात की भावना की विकट हो जाती है अध्यक्ष को उन सब से। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष पे अगर उनकी सदा सहता पे उठाते हैं तो ये आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये खुद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। इसके बावजूद भी आप ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो इस प्रस्ताव पे मैं चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं। आप कृपया अपने जगह पे बैठे, आप कृपया बैठे। क्या अपना जो आपका संकल्प है, जो आपका अपना संकल्प है, प्रस्ताव है, उसको नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं। जो आज का एजेंडा है उस पर आप नहीं बोलना चाहते। आखिर पूरे देश में ये एजेंडा आज पे है, आज का एजेंडा आपका है। इस एजेंडे पे आप अपने रिजोल्यूशन पे, जिसको आज नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया, चेयर आपको अनुमति दे रही। आखिर मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी, आप अपने लोगों को कहिए कि चेयर आपको अनुमति देने जा रही। मैं पूरे जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे आप बोलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एक तरफ
आप एक तरफ ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए, आज वो एजेंडे पे है और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग इस सदन में दूसरा विषय लेकर के आ गए। अगर आप नहीं चाहते हैं अपना संकल्प उठाना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आप सब लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं, मैंने आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं, मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं, और देश भी चाहता है कि अगर विपक्ष ने एक रिजोल्यूशन में आपने अपने स्पीकर के खिलाफ अगर कोई टेक्स्ट दिया है, अगर आप उनके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं तो आप इस पर चर्चा करिए। नहीं, आप मुहम्मद आप अंदर जाइए, मैं चाहता हूं आप लोगों को बुलवाना, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं इस पे, तो मैं सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। Accounting for US dollars 200 billion almost annually up there. The House is also aware that in the last decade there have been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are indeed serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. तो ये मध्य पूर्व को लेकर जो भारत की नीति है उस पर उनका बयान, और यहाँ किस तरीके से अमेरिका का दबाव, और अमेरिका के दबाव की वजह से ही बताया जा रहा है कि भारत वहाँ उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है जो भारत की पारंपरिक विदेश नीति का हिस्सा है, और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यहाँ पर पूरी तरीके से ये आरोप लगा रहा है विपक्ष कि कॉम्प्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है, यही बड़ा सवाल है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू का कौन सा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है। बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर नेतन्याहू के ऊपर क्या मामला है, और ट्रंप जो है वो इतना कंप्रोमाइज़ क्यों है नेतन्याहू के सामने। वो एपस्टीन फाइल्स जो बताई जा रही हैं वही सबसे बड़ा जो है बताया जा रहा है समीर जी, और इतना ज़्यादा खतरनाक है वो एपस्टीन फाइल्स। यहाँ भी चर्चा चल रही है, यहाँ भी लोग कंप्रोमाइज़ हैं। राहुल गांधी तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, संसद के अंदर आरोप लगा रहे हैं, संसद के बाहर बता रहे हैं। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं ही पॉलिटिकल कैरियर इनका ख़त्म कर दूंगा, ये तक के राहुल गांधी कह रहे हैं। तो ये एपस्टीन फाइल्स बहुत बवाल जो है वो बन गई हैं। और अभी एक जो मरहूम सैयद अली खामेनेई हैं, उनका एक 10 साल पुराना ट्वीट जो था उनका किया हुआ वो वायरल हुआ समीर जी, और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था कि यूएस जो है वो किस तरीके से छोटे बच्चियों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, मतलब इस काम में लगा हुआ है। तो यानी वो एपस्टीन फाइल्स से खुल के तो आई और 10 साल पहले इनके कर्मों की तरफ इशारा कर दिया था कि ये कितने कुकर्मी लोग हैं, ये बता दिया था। तो इन कुकर्मों में भारत के लोग भी जो हैं कोई राजनेता फंसे हुए हैं क्या, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रंप तो फंसा हुआ है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर समीर जी ये है, और जो अभी जो एक IRIS जो डेना जो जहाज था ईरान का जो डूब गया, जिसे अमेरिका ने मार दिया और वो इंटरनेशनल सीमा में भारत के उस पर आया हुआ था, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो भारत के ही जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने किया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इस युद्धपोत की जानकारी भारत ने ही इजराइल को दी थी। ये एक बड़ा समीर जी एक तरह से कहा जाए कि वो बयान है उनका, और इसको लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच सकता है। नरेंद्र मोदी की पोल जो है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है कि ये आदमी जो है जाकर इजराइल की गोद में बैठ गया, और इसीलिए आज संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें भी उठेंगी कि आपने अपना एक मित्र राष्ट्र था उसके खिलाफ जाकर आपने किस तरीके से ये धोखा किया है। और वो आईरिस डेना जो है, जो युद्धपोत था ईरान का, वो भारत आया हुआ था, यहाँ से वापस जा रहा था, वो संयुक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए, संयुक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ था, और बड़ी धोखाधड़ी है उसके साथ, बड़ी धोखाधड़ी, और भारत के साथ मतलब भारत के निमंत्रण पे था, अपने आप भी नहीं आया था, भारत के निमंत्रण पे था, और आपने ही उसकी जानकारी दे दी। तो उन्होंने जो है ये जो रायसीना डायलॉग चल रहा है इसके दौरान
दौरान उन्होंने जो है उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम लोग सुन भी लेंगे चाहेंगे तो, कि ईरानी पोत पर को शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन उन्होंने लिखा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट कहा है कि ईरानी पोत पर हमले में भारत की कोई भूमिका नहीं थी और इस घटना को उन्होंने दुखद बताया और ये स्पष्ट किया कि हमला पूरी तरह से इस्राइल और अमेरिका द्वारा किया गया था। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इस्राइल को ईरानी पोत की लोकेशन के बारे में, यानी सटीक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने इसके पीछे वजह बताई है कि इस्राइल के रणनीतिक साझेदार होने के नाते नए रणनीतिक समझौते के तहत उन्हें जहाज की स्थिति बताना हमारा कर्तव्य था। लेकिन आपका यह भी दायित्व था कि आपके यहाँ वो ज्वाइंट ऑपरेशन में आपकी जिम्मेदारी पर आया था और वो वापस जा रहा था, तो आप उसकी लोकेशन अगर इजराइल को दे रहे हैं तो ये आप क्या कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ा। और उसी को लेकर संसद में विपक्ष ने वहां पर सवाल पूछा है और जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब गए थे इजराइल तो इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए, यानी इसका समर्थन हासिल करने के लिए ही नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया था। और ये जानकारी भी नेतन्याहू ने दी कि नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने जानकारी नहीं दी कि वहां जा रहे हैं और इनके लौटते ही 12 घंटे के अंदर हमला हो गया। और एक पत्रकार जो वहां थे, वहां से लौटकर आए हैं, वो जो कह रहे हैं समीर जी, उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वहां जो पत्रकार थे, ईरान का यह आरोप है कि उन पत्रकारों को भी यह जानकारी थी, जो भारत के पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी के साथ गए हैं, कि ईरान पर हमला होने वाला है। उन पत्रकारों की भी ये जानकारी थी। लेकिन सवाल ये कि अगर उन पत्रकारों को भी जानकारी थी और नरेंद्र मोदी के साथ गए थे, तो उन पत्रकारों को नरेंद्र मोदी इजराइल में फंसाकर क्यों भागा है? बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं। वहां पर खुद नरेंद्र प्रधानमंत्री चले आए, लेकिन पत्रकार वहां फंसे रहे और उसके बाद वहां पर क्या कुछ हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि जो आइरिस डेना पर हमला किया गया उसको डुबा दिया गया और वहां 150 से ज्यादा वहां पर उसमें सैनिक थे, जिसमें लगभग 100 सैनिकों की जान गई है। बाकी को श्रीलंका की सेना ने, नेवी ने बचाया है। उसको लेकर यह बयान आया है कि उसकी लोकेशन की जानकारी भारत की तरफ से दी गई थी। अब क्यों दी गई थी, उसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि इस्राइल के साथ हमारा समझौता है, लेकिन ईरान का ये युद्धपोत भारत में ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए आया हुआ था और ये इसमें जो सैनिक थे उनके पास कोई वो ऐसे युद्ध में लड़ने वाले हथियार नहीं थे। चूंकि यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए आए हुए थे, तो वो युद्ध के अभ्यास होता है, वो युद्ध की तैयारी के लिए नहीं आए थे कि जब हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका जवाब देने के लिए नहीं आए थे और आते तो हथियार लेकर आते, बिना हथियार के थे। तो इसलिए जो है बिना हथियार के लोगों पर एक तो हमला किया और बेशर्मी के साथ जो है समीर जी उसको स्वीकार भी किया अमेरिका ने कि हमने मारा है। बेशर्मी के साथ, इसे बेशर्मी कही जाएगी, इसके साथ स्वीकार भी किया। और जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जो इकरारनामा है समीर जी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब वो कुछ भी उसका बचाव करने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि इजराइल के साथ ये रणनीतिक साझेदारी कब हुई कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करेंगे? क्या भारत की संसद को इसकी जानकारी है? ये सवाल उठता है। अगर उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार के स्तर पर तय किया होगा। तो क्या सरकार जो है संसद के साथ धोखा कर रही है? नरेंद्र मोदी सरकार की जो है वो संसद के साथ विश्वासघात कर रही है, साफ तौर पर यही कहा जाएगा। और विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी संसद के साथ और देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए ये संसद में इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हंगामा ये हो रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है कि संसद को तमाम जो जरूरी, चाहे वो देश के मसले हो, आंतरिक मसले हो या विदेशी मसले हो, उससे संसद को क्यों एक दूर रखा जा रहा है? बिना संसद की परमिशन के, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के यहाँ पर कुछ भी हो जा रहा है। दूसरे देशों के साथ व्यापार डील कर ली जा रही है और संसद को उसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। एक बार देखते हैं क्या कुछ हुआ संसद में। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे प्रकरण पर सरकार से जवाब मांगा और सरकार जवाब देने से कैसे बच रही है, भाग रही है। पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया है। या तो केसी वेणुगोपाल जी, यू हैव नॉट हर्ड व्हाट ही हैज सेड। ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर हैज इश्यूड स्टेटमेंट about your all subject. Even you are not satisfied, if you may not be satisfied, you can raise this issue in Business Advisory Committee for more discussion, for more debate. अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती। माननीय विदेश मंत्री जी ने कुछ विषय उठाया है। माननीय विदेश मंत्री जी ने अगर सारी बातों का जवाब दिया,
आपको कुछ इसमें आगे है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इस पर चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग दैट माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में झांक के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आज का जो मोशन आया है वो आपके द्वारा आया है और उसको खुद स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और आज के एजेंडे पे है और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप नहीं, आखिर आपने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल हु है, हु हैज गिवन ए नोटिस, यू हैव गिवन ए नोटिस, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट योर अनमेरिड कि किस तरह, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन ना हो जाए, जब तक इस पर डिस्कशन ना हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं और आप उसको चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा। ये कैसे होगा कि एक तरफ स्पीकर का इतना हाई मॉरल ग्राउंड हो, क्या नॉन ये आप इवन इट इज योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मिस्टर केसी वेणुगोपाल, आज आपका मोशन है, अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो इस एजेंडे पे मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। या तो आप कहिए कि हमको नहीं बोलना है, या तो आपको जब आज आपका मोशन है, आपको सदन में मैं आपको अलाउ करना चाहता हूं। नहीं, आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, आपका विषय है। मैं तो ये बहुत बता रहे हैं जगदम्बिका पाल की हाई मॉरल ग्राउंड दिखा रहा है स्पीकर ओम बिरला का, जो उनके खिलाफ प्रस्ताव पर बात हो रही है तो वो आए नहीं है। हालांकि ये बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, बने नहीं है। लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए कि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उनको हटाने की प्रक्रिया पर बहस हो रही है तो बैठ ही नहीं सकते हैं। यह संवैधानिक प्रावधान है, वो वहाँ पर शेयर नहीं करेंगे कि उन्हीं के खिलाफ प्रस्ताव पर बात हो रही हो
उसकी अध्यक्षता वो करें। हाँ बिल्कुल, उसकी अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं हाई मॉडल। अच्छा और बताएं इसको कि पहली बार, इससे पहले 3 बार आ चुके थे, क्या तब क्या बैठे थे स्पीकर अपनी कुर्सी पर? मतलब जानकारी नहीं है। अगर जगदम्बिका पाल साहब को, वैसे तो पढ़े लिखे आदमी थे, 24 घंटे के मुख्यमंत्री भी रहे, अगर इतनी जानकारी नहीं तो पढ़ के आए किसी संघ की शाखा में जाकर के ये संस्कार भी बदल गए, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं रहा। मतलब आप बैठे हुए जब जिस कुर्सी पर, तो उस कुर्सी का क्या इतिहास है, कम से कम वो तो आपको मालूम होना चाहिए। जस्टिफाई तो आप कीजिए उसको, अधिष्ठाता आप बने हुए हैं। लेकिन आप जो है चूंकि 70 साल में पहली बार है, तो भाई 70 साल में पहली बार तो ये भी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब जिस दिन मोशन आए उस दिन पर उस पर बहस होती है, पहली बार हो रहा है, तो पहली बार हो रहा, तो 70 साल में पहली बार हो रहा, तो स्वीकार करो उसको, करो बहस। क्यों तैयार नहीं हो? जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है? ये सवाल है समीर। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इन सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो घरेलू मुद्दों पर, चाहे वैश्विक मुद्दों पर, विदेश नीति को लेकर संसद को उससे वाकिफ क्यों नहीं रखा जा रहा है, संसद में वो सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो अमेरिका के आगे, इसराइल के आगे इस तरीके से झुक गई है कि कोई भी फैसला वो उन्हीं के हिसाब से ले रही है, और फैसलों की जानकारी भी इन देशों के मुखिया बता रहे हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है? और ये जब पूछा जा रहा है तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, बता रहे हैं कि ये विपक्ष के नेता ये हरकत कर रहे हैं। हाँ, अब पता नहीं जगदम्बिका पाल ने इस शब्द को हटाया कि नहीं हटाया, लेकिन टोका टोकी तो बिल्कुल नहीं की उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोका टोकी नहीं की। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल अगर संसदीय कार्य मंत्री कर रहा है तो ये तो बड़ा संकट का विषय है फिर समीर जी। मतलब सारी संसदीय मर्यादाएं तोड़ दिया। और ये आरोप लगते रहते हैं कि सबसे ज्यादा हल्ला संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करते हैं, संसद को चलने नहीं देते हैं, खूब हल्ला मचाते हैं। और ये आरोप जो है विपक्ष लगातार लगाता है कि संसद को सबसे ज्यादा बाधित करने का काम किरण रिजिजू को ही जिम्मे सौंपा गया है। तो निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू, इनकी तिकड़ी जो बताई जाती है, ये सबसे ज्यादा संसद को बाधित करते हैं, विपक्षी आरोप में समीर जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ईरान और जो अमेरिका इसराइल के बीच लड़ाई चल रही है उसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, और इन दोनों देशों यानी इसराइल और अमेरिका वो किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, घिरे नजर आ रहे हैं। ईरान को बहुत हल्का समझा था, लेकिन वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इतना हल्का नहीं था। किससे सहमति ली थी, किसकी परमिशन ली थी, और किसने ये जानकारी दी थी कि ईरान पर आप हमला कर देंगे तो वो 2 दिन में सरेंडर कर देगा। जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और ताज़ा तरीन जो और खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में अमेरिका इस मुद्दे पर अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। उसके जो तमाम बहुत ही प्रबल समर्थक देश थे, ब्रिटेन जैसे देश भी उसका साथ अब नहीं दे रहे हैं। क्या और ताज़ा जानकारी हम ले? बिल्कुल समीर जी, पूर्व ब्रिटिश एमपी हैं जॉर्ज गैलोवे, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अमेरिका दुनिया के लिए एक साफ और मौजूदा खतरा है, या फिर मिलिट्री को उन्हें अरेस्ट करके उन पर रोक लगानी चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दी है, यानी अमेरिकी मिलिट्री जो है ट्रंप को गिरफ्तार करे और उन पर रोक लगा दे। ये बहुत बड़ी मांग जो है ब्रिटिश के पूर्व एमपी हैं यूके के जॉर्ज गैलोवे, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अमेरिका दुनिया के लिए एक साफ खतरा है, साफ और मौजूदा खतरा है, मिलिट्री को उन्हें अरेस्ट करके उन पर रोक लगानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे ज़्यादा जो निशाना है अमलेंदु जी, वो चाहे अमेरिका के वहाँ पर उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या वहाँ के लोग हैं उनकी बात की जाए, या फिर जो विदेशी नेता हैं, सीधे सीधे इस लड़ाई के लिए नेतान्याहू और ट्रंप को ही दोषी ठहरा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बयान है ब्रिटेन के जो पूर्व सांसद हैं कि ट्रंप यानी बाहर खुलेआम घूमने लायक नहीं है, उनको पद से हटाकर उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा ये इस पूरे मामले में गिरे हुए हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलें और ईरान के ड्रोन किस तरह से अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, इसराइल में ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, उससे दोनों ही देश बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से युद्ध विराम हो। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बात की है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से और युद्ध पर चर्चा की है। बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद अमेरिका की तरफ से ये इनडायरेक्टली ये कवायद हो रही हो कि ईरान को मना लिया जाए, लेकिन ईरान कहीं से भी समझौता करता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी कल ही बयान था IRGC का कि इस तरीके से हम कम से कम 6 महीने और लड़ने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल समीर जी, 6 महीने और लड़ने की ताकत रखते हैं। और इसके साथ साथ समीर जी अब ये बात आने लगी है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो ये नुकसान जो है वो होगा अमेरिका को, इसको अमेरिका और इजराइल को बहुत ज़्यादा। ये साफ तौर पर कहा जाने लगा है
टाइम्स ऑफ इसराइल है वहाँ के एक अखबार जो लीडिंग अखबार है, उसमें एक आर्टिकल छपा है समीर जी, और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये कमर तोड़ देगा इसराइल की आर्थिक तौर पे और उसके रक्षात्मक तौर पे भी, और ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है वो खुद निकलकर भाग जाएगा। ये उन्होंने शंका व्यक्त की है। ये साफ तौर पर समीर जी समझा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अंदर से ही उनके यहाँ से आने जा रही हैं, मतलब उनके वहीं से आ रही हैं। और ये डॉक्टर डैन सगीर हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है, कल उन्होंने लेख लिखा, और उन्होंने कहा कि भाई एक लंबा युद्ध जो है ईरान के लिए एक रणनीतिक उपहार होगा, यानी ईरान के लिए बढ़िया होगा कि लंबा युद्ध चले, और ये इजराइल के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों के विपरीत होगा। ये उनका लिखना है। उनका सुझाव है कि युद्ध को छोटा रखना और परमाणु समझौते पर ध्यान केंद्रित करना इजराइल के लिए सबसे अच्छा है। जो डैन सगीर हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है, ये यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में लियोनार्ड डेविस इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्च फेलो हैं, और वेपन्स ऑफ मास द सीक्रेट बिहाइंड इजराइल न्यूक्लियर पावर किताब के लेखक भी हैं। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और उनका कहना है कि हवाई हमले रणनीतिक स्थितियों को मौलिक रूप से बदलने में हमेशा सफल नहीं होते। हवाई हमले सफल नहीं होते, वो कह रहे हैं। जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध में हवाई हमलों की सीमाएं देखी जा सकती हैं। उस युद्ध के अंत में नेताओं ने परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को नुकसान पहुंचाने के मामलों में अभूतपूर्व उपलब्धियों की घोषणा की, लेकिन ये आकलन बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। दुनिया के सबसे भारी बम वर्षकों का उपयोग करने के बावजूद युद्ध पूर्व यथास्थिति काफी हद तक बनी रही, और ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अपनी क्षमता से वंचित नहीं किया जा सका। सीधे तौर पर 12 दिन के युद्ध से कोई सीख नहीं ली गई है, और इतना बड़ा भयानक हमला करने के बावजूद ईरान पर ऐसा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। और आगे जो बात लिख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि अगर ये अभियान लंबा और अधिक जटिल हो जाता है तो ट्रंप बाद युग में अमेरिका समर्थन के मामले में इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ट्रंप जब चला जाएगा तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी वो मानकर चल रहे हैं कि ये युद्ध अगर जो शुरू हुआ है, अगर इसको नहीं रोका गया तो सालों साल चल सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब का समय अभी 2 साल से कुछ ज़्यादा बचा हुआ है। ये और वो लिख रहे हैं कि इजराइल की सुरक्षा नीति हमेशा युद्धों को यथासंभव छोटा रखने, उनकी आवृत्ति को कम करने, मानव जीवन में लागत को कम करने और इजरायली अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने पर आधारित रही है। युद्ध को लंबा खींचना इस दृष्टिकोण के विपरीत है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। जो शॉर्ट टर्म लड़ाइयां हैं उसमें इजराइल को महारत हासिल है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ईरान में भी 2 दिन 1 दिन हमला करेंगे और ईरान भी शांत हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। यही बात तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की। वॉशिंगटन टाइम्स में भी जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से वॉशिंगटन टाइम्स अखबार ने लिखा है, उसने भी यही लिखा है कि ये और ट्रंप को चेतावनी भी दी है कि ये एक तरीके से बहुत एक बड़ा नुकसान किया है अमेरिका का, जो इस युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया गया। क्योंकि ईरान वो लीबिया और इराक जैसे देशों में नहीं है, वो वेनेजुएला नहीं है कि आप वहां हमला करेंगे, रेजिम चेंज कर देंगे और अपनी मनमानी वहां चलाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर समझना चाहिए था, और ट्रंप इसको समझे नहीं। और अब ट्रंप के खिलाफ जो ट्रंप को अब झूठा बता रहे हैं दुनिया भर के राजनेता। ब्रिटेन के पूर्व डिप्लोमेट हैं एलेस्टेयर क्रुक, उनका कहना है कि ईरानी मिलिट्री एसेट्स पर मिलिट्री हमलों के बारे में ट्रंप का झूठ बोलना उल्टा असर करेगा। यानी जो कह रहे हैं कि हमने तबाह कर दिया और उनकी मिलिट्री हमने खत्म कर दी, ये उल्टा सेना खत्म हो गई है, IRGC खत्म हो गया है। अच्छा, ये भी देखिए दिलचस्प बात है, अभी ये बयान अब हम बताएंगे। एक बार एक तरफ वो धमकी देते हैं और एक बार कहते हैं कि खत्म हो गया, उसके बाद कहते हैं IRGC सरेंडर कर दे। मतलब अपने ही बयानों में उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। मुझे लगता है उम्र का असर भी हो रहा है, समीर जी, दबाव है। और वो आगे जो कह रहे हैं ये एलेस्टेयर क्रुक, उनका कहना है कि पेंटागन इस तरह की धोखाधड़ी की कोई सही जानकारी नहीं देता है। यानी उसके कई सैनिकों की जान जा चुकी है, स्वीकार सिर्फ 7 को किया है और नाम बताने को भी तैयार नहीं कह रहा है। पहले उनके परिवार को सूचित कर दिया जाएगा, उसके 24 घंटे बाद हम बताएंगे। तो ये स्वीकार नहीं कर रहा है, इस तरीके से इजराइल स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि नुकसान जबरदस्त अमेरिका और इजराइल को रहा है। बहरीन के जिस होटल पे हमला किया उसमें 32 US जो थे सोल्जर्स थे। ईरान का दावा है कि वो सब मारे गए हैं। ये जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं है कोई मारा गया है, लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमला हुआ और हम वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये US स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल हमले की बात स्वीकार कर रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पर हमले के तो फुटेज जारी हुए हैं, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
पर अमेरिका में ये सारी जानकारी मांगी जा रही है और वहां इसको लेकर बुरी तरीके से ट्रंप घिरे हुए हैं। अमेरिका में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए कहीं कि इसका कोई मकसद नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी यह अमेरिका ने हमला क्यों किया है, केवल और केवल ट्रंप इसके लिए दोषी हैं। और ट्रंप क्यों हमला करने को तैयार हुए, उसकी वजह बताई जा रही है कि नेतान्याहू का दबाव उन पर था। नेतान्याहू का दबाव इस कदर क्यों था कि उन्होंने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब झोंक दिया इस युद्ध में तो फिर उसकी कीमत भी अब चुकानी पड़ रही है। ताबड़तोड़ ईरान हमले कर रहा है मिसाइल्स और ड्रोन से। अब राडार सिस्टम भी जब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है अमेरिका का, जो वहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं गल्फ कंट्रीज़ में, तो फिर उसको पता भी नहीं चल रहा है कि हमले कहाँ हो रहे हैं, किधर हो रहे हैं। और ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम इस युद्ध को लंबे समय तक खींचने के लिए हमारे पास क्षमता है और हम खींचते रहेंगे जब तक हम पर हमला होगा। उधर तैयारियां शुरू हो गई हैं कि किसी तरीके से ईरान को युद्ध विराम के लिए राज़ी किया जाए, अमेरिका की ओर से भी, इस्राइल की ओर से भी। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है और जो तमाम अमेरिकी और इस्राइल के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि दोनों ही देशों की कमर टूट गई है इस ईरान के खिलाफ इस युद्ध छेड़ने के बाद से। आगे क्या कुछ होता है रहेगी उन सब पर नज़र। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।